नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल में दोस्तों, कल यूपी के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में आपसे चर्चा हुई कि यूपी का प्राचीन इतिहास क्या है, इसका यूपी में महत्व क्या है। तो औरंगजेब शिवाजी तक चर्चा आपसे हुई थी। उसमें जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज तुगलक ने किया था बंगाल से लौटते समय। और जौनपुर में सरकी साम्राज्य, इब्राहिम शाह सरकी महत्वपूर्ण राजा शासक था। उसने जौनपुर में जो है अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा है कि अटाला देवी का यह मंदिर था और इसको जो है तोड़ करके अटाला मस्जिद बनाया गया। जो इसकी विशेष व्यवस्था यह है कि इस मस्जिद में मीनारें नहीं है। सभी मस्जिद में मीनार होता है। भारत का इकलौता मस्जिद है जहां मीनार नहीं है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अटाला मस्जिद के बारे में। जौनपुर में स्थित है। इसके अलावा लाल मस्जिद, लाल दरवाजा जौनपुर में स्थित है। जौनपुर में दोस्तों मुगल कालीन एक शाही पुल है। शाही पुल, शाही पुल जिसको अकबर के मंत्री मुनीम खां ने बनाया था। आज भी यह पुल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में गोमती नदी पर जौनपुर में स्थित है। शाही पुल जो है। उसके बाद दोस्तों चित्रकूट, चित्रकूट भगवान राम चित्रकूट में लगभग 11-12 वर्षों तक वास किए अपने वनवास काल में चित्रकूट में। और चित्रकूट में गुप्त गोदावरी, इतिहास में कहा गया है जब भगवान राम वन के लिए वन हुए तो जब प्रयागराज में गंगा जी तट पर गुजरे तो नदियों ने कहा कि भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए मैं धन्य हो गई। तो गोदावरी बड़ी उद्दलित हो उठी। वो कहा कि कब आएंगे प्रभु। तो गुप्त रूप से जो है चित्रकूट में प्रकट हुई। इसलिए आज भी उसका नाम गुप्त गोदावरी है चित्रकूट में। दोस्तों जौनपुर को जो है विद्या का केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसे सिराज नगर कहते थे। सिराज नगर, विद्या का केंद्र जौनपुर। यहां पर शेषासुरी ने अरबी फारसी की शिक्षा ग्रहण की थी और शिक्षा का मेन केंद्र था उस समय जौनपुर जो है। इसलिए इतिहासकारों ने जौनपुर को सिराज नगर के रूप में जो है किया है। मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी, आगरा ताजमहल, फिरोजाबाद कांच का शहर, सुहाग का शहर कहा जाता है फिरोजाबाद को दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में अवध के नाम से जाना जाता था। अवध के नाम से जाना जाता था। उसके बाद सल्तनत काल में, फिर मुगल काल में इसका नाम दो खंडों में पड़ गया, अवध और आगरा खंड।
इसमें फैजाबाद जब 1724 में अवध में नवाबों की प्रणाली की नींव पड़ी तो फैजाबाद उनका सेंटर बना। असफदौला, फैजाबाद में भूल भुलैया, इमामबाड़ा, इस तरह फैजाबाद में, और फैजाबाद में एक नवाब मुगलों का वजीर रह चुका था। मुगल सत्ता जब कमजोर पड़ गई तो उनके सिपह सालार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने लगे, जो है जैसे अवध में, फिर 1722 में चीन कुलीज खां जो है ने हैदराबाद निजाम रियासत की स्थापना की। दोस्तों, उसके बाद इस प्रणाली में वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्षि देश के रूप में जाना जाता था। इसमें ऐतिहासिक स्थल सीतापुर जो है, सीतापुर में नेमी सारण का आश्रम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेमी नेमी जो है सारण महाराजा दधीची के आश्रम प्रसिद्ध है। सीतापुर में ये नेमी सारण जो है। उसके बाद इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश। 24 नवंबर 1950 उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है, इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। वर्तमान समय में 75 जिले हैं, 18 मंडल, लोकसभा की 80 सीटें, राज्य सभा की 31 सीटें हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन जो पहला अधिवेशन हुआ वह 1888 में प्रयागराज में। प्रयागराज में हुआ। जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ। उत्तर प्रदेश में जो है पहला कांग्रेस का सम्मेलन, याद रखना इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो सम्मेलन, महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ वह 1900 जो है 5 बनारस, वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। उसमें दोस्तों बंगाल का विभाजन हो चुका था, स्वदेशी आंदोलन की गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही थी। उसी का प्रस्ताव रखा गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। महत्वपूर्ण सम्मेलन जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने
उसके बाद जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, वह सम्मेलन जो है इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है। यह सम्मेलन जो है दोस्तों, वह सम्मेलन है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार थे। टर्निंग पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इतिहास का। इसमें कांग्रेस जो 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, उसके बाद कांग्रेस में उग्रवाद विचारधारा, उदारवादी विचारधारा को लेकर के जो विवाद हुआ, तिलक अध्यक्ष नहीं बन पाए उस सम्मेलन में, और तिलक के ऊपर जो केस चला, तिलक लंदन केस लड़ने चले गए। उसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 2 वर्षों तक अपने आप को आंदोलन से दूर रखा, देश की राजनीति को समझा उन्होंने, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। वहां पर उदारवादी उग्रवादी दल क्रांत जो है, और इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त सम्मेलन हुआ लखनऊ सम्मेलन में। इसमें जो 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, उसको कांग्रेस ने खुले मंच से स्वीकार किया। इसे इतिहासकारों ने सबसे बड़ी भूल के रूप में माना। बाद में हालांकि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जो है इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल मिले थे। उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था लखनऊ में दोस्तों। उसके बाद 1857 का विद्रोह, बैरकपुर छावनी मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई। उसके बाद क्रांति जो फैला, महत्वपूर्ण क्रांति का शहर मेरठ, क्रांति का शहर कहा जाता है मेरठ को, क्योंकि 10 मई 1857 मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए मेरठ को क्रांति का शहर कहा जाता है। मेरठ को कैंची के लिए जाना जाता है। मेरठ स्पोर्ट्स सेंटर के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। हालांकि नोएडा को अब टॉय सिटी के रूप में जाना जाता है। नोएडा को जो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है उत्तर प्रदेश का, गाजियाबाद जो औद्योगिक शहर है आपका उत्तर प्रदेश का, मेरठ में जो विद्रोह फैला वो मेरठ के साथ फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ जो मुख्य सेंटर था, फैजाबाद, आपका
वाराणसी, प्रयागराज, ये विद्रोह का मुख्य सेंटर था। ये सब लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। वाजिद अली शाह आखिरी नवाब जिनको नजरबंद किया गया। कानपुर के नाना विद्रोह में सम्मिलित हुए। उसके बाद जो है मथुरा देवी सिंह विद्रोह में सम्मिलित हुए। फैजाबाद के अहमदुल्ला जिनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था, फैजाबाद में क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्रांति में। इसलिए क्रांति में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा। क्रांति के लिए जाना जाता है, बलियां, बागी बलियां कहा जाता है। क्रांति के लिए विशेष महत्वपूर्ण बलियां जो है, भारत छोड़ो आंदोलन में चित्तू पांडे ने बलिया से विद्रोह किया था। तो उत्तर प्रदेश में नई हवा दी आंदोलन को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज, आज भी आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। मोतीलाल नेहरू का आवास था प्रयागराज, संगम की नगरी प्रयागराज। उसके बाद 1923 में स्वराज भवन बना। स्वराज भवन बना प्रयागराज में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी ने की थी। आज भी स्वराज भवन इलाहाबाद में स्थित है। स्वराज भवन इलाहाबाद में। दोस्तों, उसके बाद जो है विद्रोह, जो मेन विद्रोह हुआ, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में असहयोग आंदोलन, एक अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत की। उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। आंदोलन, सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल जैसे नए लेकर के असहयोग विद्यार्थियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने असहयोग की भावना प्रदर्शित की महात्मा गांधी से। और आंदोलन जब चरम पे था, उसी समय 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे क्रांतिकारियों ने या अशोक आंदोलनकारियों ने जेल में बंद भगवान अहिर को छुड़ाने के लिए 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, जिसे चौरी चौरा हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। आंदोलन में हिंसा को देखते हुए उन्होंने 11 फरवरी 1922 को बारदोली में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो गोरखपुर चौरी चौरा कांड के रूप में उस समय जाना जाता था। ये भी फेमस है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जीएस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दोस्तों, जो घटना घटी एक आंदोलन में 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड फेमस है। इसमें सहारनपुर के पास
जो है काकोरी नामक स्टेशन पे क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा। इसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सेठ जैसे क्रांतिकारी उपस्थित थे। बाद में इन चारों को फांसी हुई, बाकी चारों को उम्र कैद हुई। और इन सब का केस जो लड़ा था क्रांतिकारियों के पक्ष में वह थे चंद्र भानु गुप्त। याद रखना इनको, चंद्र भानु गुप्त ने काकोरी कांड के अभियुक्तों के जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका केस लड़ा था। भले उनको फांसी हो गई उनकी तरफ से। बाद में यही चंद्र भानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे जो है। उसके बाद दोस्तों उन्नीस 1936 में लखनऊ में, हालांकि 1918 में अवध प्रांत में किसान सभा की स्थापना हुई। प्रतापगढ़ भी एक आंदोलन, ये सब आंदोलन चल ही रहा था। लेकिन जो मुख्य बातें आपको बता रहा हूं कि लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद जी थे। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। जो अभी स्वामी सहजानंद जिसके अध्यक्ष थे। बाद में उनको बीज दे दिया गया। उसके बाद 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ दोस्तों 36 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आपका नौसेना विद्रोह, संविधान सभा की स्थापना, अंतरिम सरकार का गठन और देश की आजादी 1947 में। उसके बाद आजादी के समय कुल 14 प्रांत, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उत्तर प्रदेश 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया संयुक्त प्रांत का। अब एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे कितने राज्यों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश पहला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सबसे कम जो है सीमा हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद आता है हरियाणा, ठीक। उसके बाद इसमें आता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आता है फिर हरियाणा ही है, फिर नीचे राजस्थान,
फिर हिस्सा जो आता है उसका मथुरा अलवर टच करता है अलवर को। उसके बाद फिर जो हिस्सा आता है उसका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश का यूपी के साथ। सबसे लंबी सीमा देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश का यूपी के साथ। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। फिर आता है झारखंड। फिर आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अब एक अन्य प्रांत है उत्तराखंड। ऊपर जो है उत्तराखंड। और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। ये बिहार को, ये नेपाल को, ये देख रहे हैं झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल। ये उत्तर प्रदेश सीमा से बधा हुआ स्टेट है सब। इसमें सबसे लंबी सीमा आपका मध्य प्रदेश का, सबसे कम सीमा जो है आपका हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, स्पर्श करता है। अब इसमें उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले राज्य हैं सहारनपुर। देखिए ये हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तीन राज्यों को यह स्पर्श कर रहा है। ध्यान दीजिए इस पर। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को स्पर्श करने वाला एक जिला, सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का, ये सहारनपुर। उसके बाद उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले हैं आपको सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6 7 जिले इस पर, इसको नोट कर लीजिए आप। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत उत्तराखंड को स्पर्श करता है दोस्तों। हरियाणा को जो स्पर्श कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश तो आप हो ही गया, सहारनपुर। हरियाणा को सहारनपुर, शामली, बागपत जो है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा माने गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हिमाचल प्रदेश को, अरे हरियाणा को स्पर्श कर रहे हैं। और दिल्ली को स्पर्श कर रहे हैं आपका बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली को स्पर्श करने वाले जो है ये तीन जिले, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले उसको देखिए, सॉरी देखिए, आपके राजस्थान को स्पर्श करने वाला बताया था आपका मथुरा और आगरा जो है राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिले हैं। मथुरा और आगरा ये दो जिले जो है राजस्थान को स्पर्श करते हैं, राजस्थान को। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। उसके बाद आइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अब ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। सोनभद्र, जो सोनभद्र है
वो आपका एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को जो 4 प्रदेश स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र, और 3 प्रदेश को स्पर्श करने वाला हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका सहारनपुर। 3, ठीक है ना। अब बिहार को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। थोड़ा हिस्सा महाराजगंज का स्पर्श करता है। नेपाल को स्पर्श करने वाले आपके महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। माने सबसे ज्यादा जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, जिसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जिले। ये 11 जिले जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं। और सबसे कम हिमाचल प्रदेश को मात्र 1 जिला, हरियाणा का जो है 1, 2, 3, 4, 5 जिले, आगरा को, राजस्थान को मात्र 2, मथुरा, और ये सोनभद्र को आप देख ही रहे हैं। झारखंड को मात्र 1 सोनभद्र, छत्तीसगढ़ को मात्र 1 सोनभद्र, बिहार को सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले स्पर्श करते हैं। जो आईएसटी है भारत का, समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपका है, वो प्रयागराज के नैनी के पास से होके गुजरता है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए ये आईएसटी गुजरता है 82.5 डिग्री ईस्ट पर। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पे है, ईस्ट है 82.5। ग्रीनविच टाइम जो लंदन में है उससे 5.5 घंटे का अंतर है जो है। इससे भारत को मात्र एक टाइम जोन में बांटा गया है, इसी से पूरे देश का समय निर्धारित होता है यहीं से दोस्तों, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का जो है मैप आपके सामने है, आप देख रहे हैं सब कुछ। अब उत्तर प्रदेश में ये जिलों की जो 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, इसमें जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है आते हैं। अब उत्तर प्रदेश की साक्षरता के विषय में 1911 के जनगणना के अनुसार साक्षरता 67.72, लिंगानुपात 912 है। साक्षरता कल पूरे नगरीय जिले की जनसंख्या, हर जिले की साक्षरता, लिंगानुपात, इनका उत्पादन प्रक्रिया, व्यापार, यहाँ के स्थापत्य कला, इस सब के बारे में, यहाँ की अभ्यारण्य के बारे में कल विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।